शून्यकाल। एडवोकेट प्रकाश अदूर जी, श्रीमती जी माधवी जी। Thank you, Chairman, sir, for this opportunity. Sir, coffee cultivation work undertaken by the tribal farmers at Andhra Pradesh, Araku Valley and Paderu area, earlier included under the Manrega, was removed from the scheme by the Union government in the September 2020. The government decision is delayed. The works from the Manrega has advisedly affected around 1,60,000 tribal farmers in the Andhra Pradesh, who depended on the coffee cultivation as their main source of agriculture income. Sir, thus, I request the Minister of Rural Development to release the coffee cultivation works under Manrega, as coffee grown in these areas exclusively by the tribal farmers is a special case, and the discontinuation of wages under Manrega has affected a lot of coffee producers and plantation workers in the Andhra Pradesh. Thank you, sir. श्री एम के राघवन जी, श्री एल एस तेजस्वी सूर्या जी, श्री धर्मवीर सिंह जी। सभापति जी, आजकल रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी बस्तियां गांव की हैं, उसके हिसाब से हमारे हरियाणा प्रदेश में लाल डोरा मुक्त स्वामित्व एक योजना चलाई है, और जो ड्रोन के हिसाब से उसका जगह देखी जाती है कि किसका मकान कहाँ था। लेकिन तकरीबन मेरे इलाके में बहुत से गांवों में शिकायतें आई हैं, वो ऊपर से ड्रोन प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है, वो मिल मिला के जगह किसी की मकान किसी का दिखा दिया। और क्योंकि व्यापारी वर्ग ज्यादातर मेरे क्षेत्र का बम्बई, कलकत्ता और सूरत में रहता है, पीछे से वो दूसरों के नाम चढ़ाने की वजह से बहुत बड़ी मुश्किल आई हुई है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से प्रदेश सरकार इसका जल्द कोई न कोई निपटारा करे। धन्यवाद। श्री गोपाल शेट्टी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय। मैं मुंबई शहर के, विशेष के पूरे देश के और विशेष करके मुंबई शहर के विकास कार्य जो होते भवन निर्माण के, ये पर्यावरण प्राधिकरण के लोगों के परेशानी की वजह से बहुत सारे प्रकल्प बंद पड़े हैं। आपको हैरानी होगी इस बात की सुनकर कि हमारे देश में एक सिस्टम में एक व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से एक नियम बनाया जाता है, लेकिन उस नियम को भी न मानने का काम ये पर्यावरण प्राधिकरण के लोग करते हैं। मुंबई शहर में अगर स्लम डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो 50 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। झोपड़पट्टी वालों को विकासक भाड़ा देकर बाहर शिफ्ट कर देते हैं, और ये फिर पर्यावरणवादी जो प्राधिकरण के लोग 6-6, 12-12 महीने तक उनको हैरान परेशान करते हैं और कोई परमिशन देते नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देखिए, आप सिंपल बात है, झोपड़पट्टी है तो पोल्यूशन हो रहा है, वहां पर गंदगी फैलती है। झोपड़पट्टी को निकाल कर अगर भवन निर्माण होता है तो पर्यावरण में बहुत बड़ा उसमें लाभ होता है, और इसके बावजूद भी ये पर्यावरण के जो प्राधिकरण के अधिकारी है हैरान इतना बड़े पैमाने पे करते हैं, ये फाइन इतने बड़े पैमाने पे मारते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में 2-3 बार टिप्पणी की है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके मानसिकता में कोई बदलाव आता नहीं है। बड़े पैमाने पे अगर खुल के कहूं तो ब्लैकमेलिंग किया जाता है, लोगों को हैरान परेशान किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी की इतनी धांधली मची हुई है। अब भगवान ने अच्छा किया है कि सरकार वहां पर बदल गई है, लेकिन मेरी आवाज आपके माध्यम से वहां तक अगर पहुंचे तो ये झोपड़पट्टी वासियों को जल्दी से भवन निर्माण दाताओं को मदद कर होता है तो उनको एक अच्छा घर मिलकर मिलेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आना शुरू होगा और लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं एक ही मिनट लूंगा। मैं कभी कभी हैरान इस बात का होता है कि हम सारे लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है वो लोगों को मदद रूप होने के लिए कि लोगों को परेशान करने के लिए है। इसका भी कहीं ना कहीं एक ऑडिट होना चाहिए, और ये जो इस प्रकार के धांधली मचाने वाले जो अधिकारी है इनको लाइमलाइट में हमने पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। इसकी भी एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। हमारे मुंबई के अधिकारी है, कुछ लोगों के बारे में उनके बारे में कहना है कि अच्छा है, कुछ लोग बोलते बुरा है, मुझे पता नहीं है। लेकिन मुंबई में एसआरए के डेवलपमेंट के लिए भी 2 लाख स्क्वायर फीट का आप एक नियम बना दो। सीओ एसआरए ने उसको परमिशन देना चाहिए। 2 लाख से 4 लाख फुट तक का एक नियम बना दो, सीओ एसआरए उसको डायरेक्ट परमिशन दे देगा। ये प्राधिकरण के लोगों ने सिर्फ नियम बनाना चाहिए, ये फाइल टू फाइल इनके पास भेजना नहीं चाहिए। ऐसा मेरा स्पष्ट माध्यम है। मैं आपके माध्यम से इस आवाज को महाराष्ट्र और मुंबई तक पहुंचाने की विनती करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री वसंत कुमार पंडा जी, श्रीमती गीता विश्वनाथ जी। Sir, I am requesting the Honorable Prime Minister for early sanction of ENCORE project of coastal area. Sir, ENCORE project, Enhancing Coastal and Ocean Efficiency project, is a strategically important project for providing sustainability to the coastal population, conservation and protection of coastal resources. Sir, the length of Andhra Pradesh coastal line is second longest with 974 kilometers next to Gujarat. Sir, high sea erosion is being noticed especially in East Godavari and other than districts of AP during every natural calamity. Sir, irrespective of full moon or no moon, coastal waves are being hit at Uppada and Konapapapeta in my parliamentary constituency of Pittapuram constituency, sir. The Kakinada-Uppada road is gradually disappearing due to shoreline erosion. This is every need to minimize human loss beside property and other losses during calamities. Sir, ENCORE project phase 1 approved by the Ministry of Environment and Forest level and placed for Cabinet Committee Economic Affairs CCEA approval. Hence, I request the Honorable Prime Minister is requested to take stringent steps for early sanction of ENCORE project in AP and other coastal states for safeguard and coastal population protection. Thank you, sir. श्री एम श्रीनिवास रेड्डी जी, श्री वरुण फिरोज गांधी जी, श्री रघु राम कृष्ण राजू जी। Thank you, Chairman, sir. This is regarding recently Government of India, Honorable Minister Mr. Jaishankar also had spoke about the burgeoning debt of various states and the precautions that we will have to take, wherein several states which are likely to go on the Sri Lankan way. In this regard, I would like to bring one submission that recently in my own state, Andhra Pradesh, the income which is supposed to go to the state exchequer treasury, that is being diverted to a corporation. And do you have any knowledge on this? see, sir, Let me speak. sir, I am not allowed to enter my parliament and I am not allowed to talk here. आप अपनी बात रखिए, Why are please. they talking unnecessarily? What Mr. nonsense? Raju, I have all the you evidence. just speak your. Yes, the government of Andhra Pradesh has come up with an Act 9 of 2022, wherein the income which is supposed to have got accrued to the treasury has been diverted to AP State Beverages Corporation. And against that, If you have any evidence, No, no, I have the evidence, I have the Act. Sit down. Don't you don't shout just here. address the chair and complete your submission. You Please, can't shout in please, Parliament like this. Mr. Mogi जी, Sir, he can't shout like that. आप अपनी बात रखिए और केवल चेयर को एड्रेस कीजिए जी He has no decency. जी I will look at you. प्लीज sit down. I will look at you. आप don't disturb him. Yes, I will look at you, sir. I don't want to look at. अपनी बात रखिए बस, simple. So the thing is, the amount which is supposed to get accrued to the state exchequer, that is being diverted to a corporation, and against that corporation, they were raising loans, which is now the concern for the government of India also. They were talking additional loans should not be taken. I will give all the details. I will give all the details. Just because somebody is managing, someone managing some institution, it won't take us anywhere. I will give all Ratan Lal the Kataria details. ji. I will give all the details. Now please. Why are they not? Thank you, Chairman, sir. Thank you, Chairman, sir. मैं इस महान सदन का ध्यान चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। यह एयरपोर्ट मोहाली पंजाब क्षेत्र में स्थित है, जबकि हरियाणा राज्य भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली ट्राई सिटी के लिए यह अत्यंत आवश्यक एयरपोर्ट है, जहां से घरेलू उड़ानों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का भी संचालन किया जाता है। पंचकुला के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए मोहाली की तरफ से 25 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जबकि पंचकुला से एयरपोर्ट मात्र 4-5 किलोमीटर
लंबा है, परंतु एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी न होने के कारण यात्रियों पर समय व ईंधन का अतिरिक्त बोझ पड़ता है और यह सरकार की स्वच्छ पर्यावरण की प्रतिबद्धताओं के भी विपरीत है। महोदय, पंचकुला को हरियाणा सरकार ने मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया है और जिस प्रकार से गुड़गांव और फरीदाबाद का विकास हरियाणा प्रदेश में पिछले 50 सालों में हुआ है, सरकार का पूरा ध्यान है कि दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में जनसंख्या के दबाव को देखते हुए सरकार जो है वो पंचकुला को एक बहुत ही बेहतरीन शहर के रूप में विकसित करना चाहती है और उसके लिए ये आवश्यक है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हरियाणा की ओर से रास्ता दिया जाए। मैं माननीय सड़क व परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूं कि एयरपोर्ट के लिए पंचकुला की ओर से कनेक्टिविटी दी जाए ताकि यात्रियों की सुविधा के साथ साथ समय व ईंधन के बोझ को कम किया जा सके। थैंक यू, नमस्कार। श्री सुरेश पुजारी जी। धन्यवाद महोदय। आज जो विषय मु उठा जाऊँ महोदय, ओडिशार सबुठारु गंभीर विषय महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में जेते गरीब कल्याण योजना एवं कृषक विकास योजना होती महोदय, से भितर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सर्वोत्तम, किंतु ये योजना महोदय ओडिशा रे संपूर्ण भाव में बाटबणा हो जाइए। ये विषय गत वर्ष डिसेम्बर 7 तारिख में उठे महोदय। मु जो निर्वाचन मंडलीर संसद महोदय, से जुड़े जिला बरगढ़ जिला और झारसुगुड़ा जिला। बरगढ़ जिला महोदय ओडिशार 6 भागरू गोटे भाग धान संग्रह करिथाए। ये जिले में महोदय राज्य सरकार जो इंश्योरेंस कंपनी संगे राजीनामा करछंती, एचडीएफसी एग्रो इंश्योरेंस कंपनी महोदय, ये कंपनी विगत वर्ष ए वर्ष चाषी मानू तांकर बीमाभुक्त पैसा देवाई प्रस्तुत नुह। गला वर्ष देला नहीं, ए वर्ष आपको महोदय कहवाई चाहूँगी जे 8,25,868 जन नॉन लोनरी एवं 6,77,066 जन लोनी जो माने पंजीकृत होते, ये कंपनी बिना कारण देखी एवं कट ऑफ डेट पर गोटे रिजेक्ट कर लगी। ए बाबद 4,20,000 एप्लिकेशन रिभर्टेड, 1,39,005 रिजेक्टेड एवं गुड़िए केप्ट पेंडिंग। यह फल संपूर्ण भाव में चाषी मैंने क्षतिग्रस्त हेबे। तार सहित आउ गोटे विषय उल्लेख करने चाहूँगी महोदय, जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट, ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट राज्य सरकार जोटा करिसेंती वर्तमान पर्यंत अपलोड करना। ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी उपस्थिति रे हेबार सत्वे इंश्योरेंस कंपनी ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को मानिबा पई प्रस्तुत नुह। समग्र भाव में केवल बरगढ़ नुह, सारा ओडिशा रे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जोटा संपूर्ण भाव में बाटबणा आपणकर माध्यम महोदय मु देशर अर्थमंत्री एवं देशर कृषि मंत्री को निवेदन करने चाहे, राज्य सरकार रिपोर्ट तलब करंतु कहीं एचडीएफसी कंपनी एवं अन्य कंपनी माने चाषी मान नीति अवलंबन करछंती, तार तदंत करंतु एवं ये कंपनी एचडीएफसी कंपनी को कला तालिकाभुक्त ब्लैक लिस्टेड करा जाऊ, जेमिति भारत वर्षर कौन सी जगह ये कंपनी जाकरी काम करि परिबो नै एवं विगत वर्ष एवं चलित वर्षर जो माने पंजीकृत करथिले क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी पाखरे सेमानकर माउजा क्षतिपूरण तुरंत देवाई राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी को निर्देश दिया जो महोदय। धन्यवाद महोदय। श्री रितेश पांडे जी। श्री अरविंद सावंत जी, स्लिप भेज दीजिए जिनको संबद्ध करना है। आदरणीय चेयरमैन सर, आप जानते हो कि मैं पिछली 5-6 साल एक विषय को लेकर बहुत व्यथित हूं, बार बार रख रहा हूं। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने हमारे पास जो बीडीडी चाल कहते हैं उसके ऐसे बीडीडी चाल के 3-4 कॉम्प्लेक्स है। एक नायगांव में है, वर्ली में है, नामद जोशी बाग में है, शिवड़ी में है। राज्य की सरकार ने उनका पुनर्विकास करने का तय कर लिया। अब वो पुनर्विकास का काम भी शुरू हुआ, लेकिन ये 3 क्लस्टर को छोड़कर जो चौथा शिवड़ी वाला क्लस्टर है, ये तीनों क्लस्टर जहां भी है वो जमीन राज्य सरकार की है। और ये जो चौथा क्लस्टर जो शिवड़ी में है वो है
केंद्र सरकार के मुंबई पोर्ट्स की जमीन पर है। अब वो आज तक अनुमति नहीं दे रही है। करीबन 960 लोगों के मकान हैं, 16 बिल्डिंग है उसमें। तो ये बिल्डिंगों को पुनर्विकास करने के लिए राज्य सरकार ने तय किया, पैसा राज्य सरकार देगी, इनको मुफ्त में घर मिलने वाले हैं, वो भी 600 स्क्वायर फुट के घर मिलने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आज भी केंद्र सरकार निर्णय नहीं ले रही है। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है, अब कोई नहीं कर सकता, आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से कि क्यों इनको वंचित किया जा रहा है। अच्छा, केंद्र की सरकार के लिए और भी एक उपलब्धि है, वहां एक हार्बर लिंक करके रास्ता जा रहे हैं, जो मुंबई, नवी मुंबई में जो नया हवाई अड्डा बनने जा रहा है, तो उसके लिए वहीं से जा रहे हैं, उसी सीढ़ी के बिल्डिंग के ऊपर से जा रहे हैं। तो दोनों को मिलकर वो जमीन पर तो कल मकान तोड़ने होंगे, कुछ दूर से जाएंगे, लेकिन नजदीक से जा रहे हैं सब। जमीन किसकी है? मुंबई पोर्ट्स। मुंबई पोर्ट्स ने ट्रांस हार्बर लिंक के लिए अनुमति दे दी, लेकिन बिल्डिंगों के लिए नहीं दे रही। तो मैं आपसे माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद उस पर ध्यान देकर, ये कोई अनधिकृत निवास नहीं है, ये अधिकृत निवास है, ये कोई झुग्गी झोपड़ियां नहीं, वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर भी कभी बोलूंगा। लेकिन आज ये अधिकृत होने के बावजूद भी मकानें पूरी हुई है, मतलब पुरानी है और कभी भी ढह सकती है। आज पूरे बिल्डिंग में जाओगे तो हर टॉयलेट में आपको लीकेज मिलेगा, कॉमन टॉयलेट है ऐसी स्थिति में। और इसलिए मैं आपसे माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री खुद इसमें ध्यान देकर ये बीडीडी चाल, शिवड़ी के बीडीडी चाल के पुनर्वास के बारे में जल्द से जल्द अनुमति दे, ताकि राज्य की सरकार उसका काम शुरू करे। धन्यवाद सर। श्री ईटी मोहम्मद बशीर जी, श्री हिबी ईडन जी, श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया जी, नहीं, श्री राहुल रमेश शेवाले जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पिछले कई सालों से देश के पहाड़ी इलाकों और कोस्टल क्षेत्र में बादल फटने की कई घटनाएं हुई है, जैसे कि मुंबई में 2005 में, उत्तराखंड में 2013 में, केदारनाथ में 2013 में, महाराष्ट्र में मलिनगांव 2014 और इसी महीने अमरनाथ यात्रा के यहाँ पे 2022 में बादल फटने की घटनाओं में जान माल का भारी नुकसान हुआ और देश ने जीवन और कृषि उपज के नुकसान के रूप में कीमत चुकाई है। इसी सप्ताह में हिमाचल में भी बादल फटने की गंभीर घटना हुई है। बादल फटने से मिट्टी का कटाव, सड़कों और रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन और यहां तक कि पहाड़ी इलाकों में निचले इलाके जलमग्न हो जाते हैं। मैं आपका ध्यान वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और मुंबई जैसे शहरों में शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव और महाराष्ट्र और भारत के अन्य हिस्सों के ग्रामीण आबादी और विशेष रूप से मुंबई जैसा मेगा शहरों में लगभग हर क्षेत्र में कठिन समय का सामना करने की और आकर्षित करना चाहता हूं। मुंबई शहर को परिवहन, तूफान का पानी, पीने का पानी, जल निकासी, सीवेज उपचार, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बढ़ते जोखिम जैसी कई चुनौतियों का सामना कर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार ने एमसीजीएम के माध्यम से ग्रेटर मुंबई के नगर निगम को क्लाउड बस या भारी वर्षा के हाइड्रोलिक मॉडलिंग और संबंधित भौतिक और सामाजिक क्षति और इसके प्रभाव के माध्यम से अभिनव समाधान विकसित करने के लिए क्लाउड बस रेजिलियंसी प्लानिंग स्टडी आयोजित करके ध्यान केंद्रित किया है। और दक्षिण मध्य मुंबई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक क्षेत्र में एक पायलट परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। तो आपदा प्रबंधन विभाग या जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या मुंबई के बीएमसी के माध्यम से इस प्रस्ताव को तुरंत लागू करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि अध्ययन के परिणाम के रूप में निर्दिष्ट अध्ययन क्षेत्र दक्षिण मध्य मुंबई के अवसरों की पहचान करके चरम स्थितियों के लिए प्रतिधारण और वाहन प्रदान किया जाए, जिससे सामान्य परिस्थितियों में सामुदायिक और पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान किया जा सके। मेरा सरकार से अनुरोध है कि केंद्र सरकार विश्व बैंक, एडीबी, एशियाई विकास बैंक से वैचारिक डिजाइन और बजट अनुमान अनुमोदन और वित्त पोषण और एनजीटी, पर्यावरण और वन मंत्रालय, व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर से पायलट परियोजना क्षेत्र के लिए पर्यावरण और वैधानिक अनुमोदन मुंबई से शुरू करके संपूर्ण देश में लागू किया जाए, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में मुंबई और देश के अन्य भागों में क्लाउड बस से सुरक्षित किया जा सके। धन्यवाद। डॉक्टर उमेश यादव जी। Thank you, Speaker, sir. Important issue of my constituency, Kalburgi of Karnataka, am I raising? I would like to bring it to your kind notice that Kalburgi city has outgrown behind the existing ring road, and at an alarming rate, the traffic on NH 150E, NH 50 and NH 150 is very high and have to travel along with Kalburgi city traffic, which results in heavy traffic congestion and poor riding quality. Hence, new bypass is required for safe, smooth and congestion-free movement of traffic.
The proposed length of bypass is 41.43 kilometers, starting at the junction with NH 150E 0 kilometer and ends at junction with NH 50 at kilometer 41.43. The proposed bypass is 4-lane with paved shoulder, carrying way. The alignment connecting NH 150E and NH 50 via NH 150 has already been approved by Ministry on 14/2/2017 and 3A notification published in Gazette on 9/1/2019. Declaration of NH to this proposed bypass is awaited from Ministry pending Planning Department to Ministry, and land acquisition cost in the current annual plan needs to be approved. Government of Karnataka has agreed. सर मैं कल मुख्यमंत्री बम्बई जी से मिल के आया हूं सर कल रात में. ही हैज अग्रीड टू बियर द कॉस्ट 50% ऑफ लैंड एक्विजिशन. ये बहुत बार मैं 0 आवर में भी रेज किया हूं सर, और स्टार्ट क्वेश्चन पे भी रिप्लाई दिया हमारे गडकरी जी ने. एट द अर्लीस्ट दिस हैज टू बी अप्रूव्ड एंड आई रिक्वेस्ट थ्रू यू एट द अर्लीस्ट बिफोर अनदर 2-3 months अप्रूवल हैज टू बी गिवन सर. थैंक यू स्पीकर सर. थैंक यू. श्रीमती हरसिमरत कौर जी. शुक्रिया सर. सारा सदन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पंजाब को ग्रैनरी ऑफ द कंट्री इस करके कहा जाता है क्योंकि पिछले 70 सालों से सबसे ज्यादा वीट और राइस का योगदान हमारे देश के अन्न भंडार में पंजाब से आता है सर. और सर पंजाब के किसानों ने पिछले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो सारे देश में देखा, जिसमें 700 किसान शहीद भी हो गए सर. जब वो आंदोलन 9 दिसंबर 2021 को जब खत्म करने के लिए सरकार ने किसानों को कहा था कि हम ये कानून वापस लेते हैं, तो जो चिट्ठी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किसानों को दी थी उसमें क्लियरली कहा था कि एक नंबर 1 पॉइंट था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका मैंडेट ये होगा कि देश के किसान को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जा सकता है. ये नंबर 1 पॉइंट था और ये उनका नंबर 1 एजेंडा था कि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें एक लीगल राइट दिया जाए. लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि ये 12 तारीख को इस महीने में ये एक गजेट निकला है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में से, जिसमें से वो सारा कुछ उड़ा के सिर्फ एक बना दिया गया टू मेक एमएसपी मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट. और इस जो कमेटी जो बनाई जा रही है इसको करने के लिए पहले तो सुनिश्चित को छोड़ दिया सिर्फ ट्रांसपेरेंट करने के लिए, इसमें चेयरमैन वही उनको बना दिया एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो वो 3 कानूनों के आर्किटेक्ट थे, उनके साथ नीति आयोग के मेंबर जिन्होंने ये काले कानून लेके आए. उसके बाद सर जो फार्मर रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने लिखे हैं 5 जने जो वो बीजेपी सारे भाजपा के साथ संबंधित, एक एमएलसी बीजेपी का महाराष्ट्र से रह चुके, बीजेपी को ज्वाइन कर नाम नहीं ओके सर नाम छोड़ दे. जो 5 नाम नहीं रिकॉर्ड में नहीं जाएगा कोई नाम. सर ये रिपोर्ट का हिस्सा है. जो 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फार्मर्स हैं ये वो ही हैं जिन्होंने वोसिफरसली इन कानूनों के हक में देश में पूरा शोर मचाया था कि इसके हक में खड़े हैं. उनको डाल दिया सर. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सर जम्मू की यूनिवर्सिटी डाल दी, जबलपुर की डाल दी सर, स्टेट गवर्नमेंट्स कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा. लेकिन जो किसानों ने लड़ाई लड़ी सर, पंजाब का ना किसान ना सरकार और ना हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. सर किसानों को एक बार फिर आंदोलन में ना बैठाइए. ये सरासर जाति हो रही है पंजाब के साथ. विजय कुमार गावित जी प्लीज. Thank you, sir. Government is implementing Swachh Bharat Mission Gramin, which includes solid liquid waste management program with the objective of bringing improvement in cleanliness, hygiene and the general quality of life in rural areas. Villages with population of more than 5,000 are given funds directly for construction of drainage system. The Jal Jeevan Mission scheme is being implemented on mission mode wherein 55 litres per capita per day is being provided and the average water consumption for a household is 200 litres per household. The availability of water leads to generation of liquid waste and grey water, which requires a proper drainage system in order to drain out the wastewater, which if accumulated can lead to increase in vector-borne diseases. The current guidelines state that for villages with less than 5,000 population, funds are to be given through Manrega and 15th Finance Commission guidelines for construction of drainage system. However, the said funds are inadequate and hence I request the government to kindly remove the cap of funding the villages
with 5,000 plus population and make necessary amendments to the existing guidelines in order to provide funds for construction of drainage system in every village, irrespective of the population, which will ensure proper waste management and reduce pollution. Thank you. श्री अरुण साहू जी।